नमस्कार स्टूडेंट्स। नवीं की गणित के चैप्टर 1 पर हम वीडियो दे रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारी मुख्य अवधारणाओं पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार की, अर्थात इसके 1.3 सेक्शन की। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले के वीडियो में वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार इसके भाग 1 दिया था और ये इसका भाग 2 है। और हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं और उनके जो प्रकट व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में और प्रतिशत के रूप में। तो इस तरह चूंकि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याओं की हम बात करेंगे, इसलिए मुख्य रूप से हम भिन्न और दशमलव के आधार पर ही इस दशमलव प्रसार को समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कुछ भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है और कुछ जो अलग अलग प्रकार की जो दशमलव संख्या होती है उन्हें भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो इस आधार पर जो दशमलव प्रसार होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव, जिन्हें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। अशांत दशमलव जो होते हैं ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं: अशांत आवर्ती दशमलव अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव जिसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसकी अवधारणा के लिए आप पिछला वीडियो हमारा अवश्य देख लें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिससे आपका जो पूर्व ज्ञान है वो और परिपुष्ट हो सके, आप उन बातों को बेहतर तरीके से समझ सकें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की मुख्य बातें क्या होती हैं और इस तरह के दशमलव प्रसार और भिन्नात्मक संख्याओं के मुख्य गुण क्या होते हैं। तो ये हम करेंगे कुछ MCQs अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके कोर्स में सीधे सीधे इस तरह के नहीं हैं, लेकिन हमने अब आपके ज्ञान को पूरी तरह परफेक्ट करने के लिए इस तरह के प्रश्न बनाए हैं। और चूंकि यहाँ पर इसके आंसर भी यहीं पर उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि इन प्रश्नों का सही सही उत्तर आप ढूंढ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, परिमेय संख्याओं की आवश्यकता का कारण है। परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इसके पहले आप ऐसा नहीं सोच सकते थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं के आधार पर ही पूरी संख्या पद्धति को कवर किया जा सकता था? लेकिन नहीं, इसके बाद परिमेय संख्या और जो बची हुई भी है उसके अलावा फिर अपरिमेय संख्याओं का अस्तित्व सामने आया। तो वास्तव में जो परिमेय संख्या है इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चलिए देखते हैं सही विकल्प क्या होगा। छोटी भिन्न में से बड़ी भिन्न को घटाने पर हल प्राप्त नहीं होता। अब छोटी भिन्न है यदि कोई है, अर्थात 1 से कम है और उससे बड़ी भिन्न को घटाना है। बड़ी भिन्न का अर्थ क्या होता है? 1 अथवा 1 से बड़ी, जिसका मूल रूप से मान निकलता है, तो उसका हल प्राप्त नहीं होता। दूसरा, 2 पूर्णांकों का भागफल सदैव ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीसरा, 4x + 7 = 0 जैसे समीकरण का हल संभव नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, पहली बात, जो पहला विकल्प है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी भिन्न में से बड़ी भिन्न को आसानी से घटाया नहीं जा सकता था, इस कारण परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ी। 2 पूर्णांकों का भागफल, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर सिर्फ पूर्णांकों के भाग की बात है। तो यदि पूर्णांकों का भाग करना हो, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देना हो, तो बगैर परिमेय संख्या के ये संभव नहीं है। और तीसरा, एक चरी समीकरण है 4x + 7 = 0, ऐसे समीकरण का हल भी आप कैसे निकालेंगे? निश्चित तौर पर यहाँ पर परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी होगा, यानी ऊपर के तीनों कारण हैं जिस कारण परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। दूसरा विकल्प, कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 विकल्प हैं, ध्यान से देखें इसको। 3/4 व ऋण 3/4 दोनों धनात्मक परिमेय संख्या हैं। दूसरा, 3/4 व ऋण 3/4 दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। 5 सही 3/4 एक परिमेय संख्या है और ऋण 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप ध्यान से देखकर आप बताएं कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो निश्चित तौर पे आप उत्तर तो ढूंढ ही लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए एक एक करके फिर थोड़ा सा इस पर विश्लेषण कर लेते हैं। पहला, 3/4 व ऋण 3/4। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि जब भिन्नात्मक संख्या में अंश और हर दोनों समान चिन्ह वाले हों तो वो मूल रूप से धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं। तो इस तरह 3/4 व ऋण 3/4 ये दोनों भिन्न समान हैं, इसलिए ये धनात्मक परिमेय संख्या होंगी। दूसरा, 3/4 व ऋण 3/4 दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 3/4 चूंकि धनात्मक है और ऋण 3/4 ये ऋणात्मक ही रहेगी। अब लिखा क्या है यहाँ पे? दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है, दोनों नहीं है, सिर्फ एक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? बी गलत है। लेकिन सी और डी भी तो देख लें। 5 से 3/4 ये मिश्र भिन्न है, जब इसका संयुक्त भिन्न बनाएंगे तो भी ये परिमेय संख्या ही होगी। इस तरह ये कथन सत्य नहीं है, या ये कथन सत्य है।
लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अगला, ऋण 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी तरह का कोई पूर्णांक होना तो उसका बड़ी आसानी से परिमेय संख्या बनाई जा सकती है, तो इसलिए विकल्प डी सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? अब यहाँ पर 4 भिन्न है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। 0/5, 1/5, 0/1 और 1/0। प्यारे बच्चों हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये होती है कि जो p/q के रूप में लिखा जा सके और उसका जो हर होता है वो 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर ऐसा हम देखते हैं, ऊपर के जो तीनों भिन्न है 0/5, 1/5 और 0/1, ये इन तीनों में हर 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इसका जो अंश है ये तो पूर्णांक संख्या है। लेकिन जो डी विकल्प है इसमें हर 0 है, इसलिए डी परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। और इसके बारे में हमने पहले बात किए थे कि इस तरह की संख्या परिभाषित नहीं की जा सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या 7 एक परिमेय संख्या है? अब ये तो बड़ा आसान है ना, किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बस उसके हर में 1 लिख देते हैं, बात खत्म हो गई। तो जी हाँ, तो सही उत्तर ए ही होगा ना। हाँ, नहीं, निश्चित नहीं, कह नहीं सकते भाई, ये तो सब कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। तो 7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको आसानी से इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, दोनों का मान बिल्कुल चेंज नहीं होता। अगला प्रश्न, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका अंश ऋण 2 × 3 और हर 20 ऋण 5 हो? यहाँ पर अंश और हर की बात है, तो इस तरह इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? अंश को सरलीकृत कर लेंगे, हर को सरलीकृत कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर इसकी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अंश क्या होगा? ऋण 2 × 3, इन दोनों को हल करेंगे, क्या होगा? ऋण 6। तो देखते हैं कौन से विकल्प में ऋण 6 है। विकल्प सी में है। और 20 ऋण 5, 20 में से 5 घटा कितना बचा? 15। तो बिल्कुल विकल्प सी ही सही है, बाकी तो सब हटा दिया जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न 6वां, कौन सा कथन असत्य है? अब 4 विकल्प है, यहाँ पर 4 कथन हैं, तो देखते हैं कौन सा असत्य है। इसका मतलब 3 सही होंगे। तो ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को कलेक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश जो कथन होते हैं वो सही होते हैं, तो याद भी रखना होता है। चलिए देखते हैं। पहला, धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है, तो ये कथन सत्य तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती हैं। ये भी हम जानते हैं 0 से छोटी होती हैं, यानी बी कथन भी सत्य है। धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं, निश्चित तौर पर होती हैं, संख्या रेखा पर के आधार पर आपने देखा होगा। और डी, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। ओहो हो, सभी कथन असत्य हैं? नहीं, असत्य नहीं है, सत्य हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं, ये बात ही गलत है, ये कथन ही गलत है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी होगा। चलिए आगे बढ़ें। असत्य कथन होगा 5/10 की तुल्य परिमेय संख्या 1/2, 10/20, 15/30 है। असत्य कथन छांटना है, मतलब 3 सत्य होंगे यहाँ पर। 5/10 की तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य, तो निश्चित तौर पर 5/10 को सरल करें या 10/20 को या 15/30 को, तो इसका अंतिम रूप से मान क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। मतलब कथन सत्य है, लेकिन इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं होगा। अब 3/8 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 3/8 है। अब जो दूसरा लिखा है ना, इसको बड़े ध्यान से देखिए। कोई भी भिन्न यदि दिया हो, यदि उसका अंश ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो कुल भिन्न होता है वो पूरा का पूरा ऋणात्मक हो जाता है। तो विकल्प जो बी कथन है ये सत्य है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुल्य परिमेय संख्याओं को मानक रूप में बदलने पर एक ही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तुल्य परिमेय संख्याओं को मानक रूप में बदलने पर एक ही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब जो विकल्प ए लिखा हुआ है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये सीधे सीधे कथन के रूप में है, जबकि ऊपर एग्जाम्पल है। तो विकल्प सी कथन सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि असत्य कथन छांटना है हमें। तुल्य परिमेय संख्या संख्या रेखा पर 0 से बराबर विपरीत दिशा में होगी। तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? संख्या रेखा पर 0 के से बराबर। अब जितनी भी तुल्य परिमेय संख्या होती है ना, क्या वो 0 से बराबर होती है? और फिर क्या बोल रहे हैं? विपरीत दिशा में होगी। ओहो, बड़े कन्फ्यूजिंग यहाँ पर बातें कही गई है, ऐसा तो होता ही नहीं ना। तो चलिए, असत्य कथन छांटना है, तो ये डी असत्य है, गलत बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युग्म की परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है? यहाँ पर परिमेय संख्याओं के युग्म दिए हुए हैं, कौन सा युग्म बराबर नहीं है? 0/1, 0/15। भाई फाइनली मान 0/1 हो चाहे 0/2 हो चाहे। इसके बाद देखते हैं इसका विकल्प बी, 3/7 और 9/21, क्या ये बराबर है? अब 9/21 को हल करके देखें, सरलीकृत करें, तो ये तो 3/7 ही होगा ना। 3 × 9 3 7 21, तो ये बराबर है, लेकिन प्रश्न में बराबर नहीं है लिखा है। इसका मतलब यहाँ 3 भिन्न जो के युग्म है ना, वो बराबर है। सी देखते हैं। 3 से 2/5 और 6 से 4/10। यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 15 2 17/5, और ये तो 17/5 हो ही नहीं सकता।
तो सी बराबर नहीं है, जबकि डी 2.5 और 5/2। अब यहाँ पर दशमलव और भिन्न दोनों तरह की संख्याएं हैं, तो निश्चित तौर पे ये बराबर है। 5/2 को हल करेंगे ना तो 2.5 तो होता ही है। तो इस तरह प्रश्न 8 का सही उत्तर सी होगा, क्योंकि ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है, ये दोनों परिमेय संख्या बराबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। 1/3 और 1/4 में से कौन सी परिमेय संख्या संख्या रेखा पर शून्य के अधिक पास है? 1/3, 1/4, उपरोक्त दोनों नहीं, अधिक पास अर्थात छोटी संख्या। 1/3 और 1/4 सिर्फ दो ही तो है। अब इसमें बताना है छोटी भिन्न कौन सी है। तो 1/3 या 1/4 जिसका हर बड़ा हो, यदि अंश समान है और हर बड़ा हो तो वो भिन्न छोटी होती है। तो बी सही है, छोटी भिन्न है, शून्य के अधिक पास है। अब इस तरह के कुछ प्रश्न और भी हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो 7/8 का योज्य प्रतिलोम, ये आपने पढ़ा होगा। योज्य प्रतिलोम अर्थात ऐसी भिन्न जिसमें जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद में कितना योगफल आए, शून्य है। तो कैसे होगा ये? विकल्प बी ऋण 7/8, ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका ये जो योग का तत्समक अवयव शून्य है वो आ जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न, 6/5 का गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम कैसे होता है? इसके गुणा का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए गुणा करने पर दो संख्याओं का। तो 6/5 में किस संख्या के गुणा करेंगे कि एक प्राप्त होगा? निश्चित तौर पे 5/6। तो विकल्प ए सही होगा। तो इस तरह हमने योज्य और गुणन प्रतिलोम की भी बात कर ली। इसी तरह भिन्नों को जोड़ना और अन्य दूसरी तरह के प्रश्न भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और भिन्नों को जोड़ने के लिए ये जो कंसेप्ट है, बस इसी के आधार पर परिमेय संख्याओं के बीच में कई तरह की परिमेय संख्या ज्ञात करने वाली अवधारणा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का यह पूर्व ज्ञान था, जिसे आप अच्छी तरह एक बार फिर से रिवाइज कर लें। यद्यपि और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन इन सभी प्रश्नों को चूंकि यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, इसलिए आप पुनः एक बार इन सभी को देख लें। और यदि अवधारणा स्पष्ट ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, इन सारी अवधारणा को हम और अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप अपने स्वयं के स्टडी मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो अब इसके बाद हम अगली प्रश्नावली हल करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।